अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 7, which is elasticity, Hooke's law and Young's modulus. So let's start our lecture. आप सब ने रबर बैंड्स तो देखे ही होंगे कि जिनको आप स्ट्रेच करते हैं और जब छोड़ते हैं तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। इसी तरह से स्प्रिंग भी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं और जब छोड़ते हैं तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। सो किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो उसकी शेप, लेंथ और वॉल्यूम में चेंज आ जाए और जैसे ही आप उस पर फोर्स को रिमूव करें तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्प्रिंग बैलेंस है। जब आप स्प्रिंग बैलेंस पर कोई भी वेट को हैंग करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो उस पर पॉइंटर जो है वो नीचे को मूव कर रहा होता है। दैट इज ड्यू टू द स्प्रिंग। तो उसमें बेसिकली स्प्रिंग जो है वो अंदर से आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका पॉइंटर जो है वो भी मूव कर रहा होता है। अब जब आपने उसके ऊपर वेट सस्पेंड किया तो स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है। सो दैट मीन्स कि जब आप कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से अगर लेंथ, शेप या वॉल्यूम में कोई चेंज आ जाए तो फिर ऐसी फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जैसे ही मैं उससे वेट हटाऊंगा तो वो स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस को आ जाएगा और वो पॉइंटर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। सो आई कैन से कि व्हेन आई रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स द स्प्रिंग रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करें और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम या लेंथ में वापस को आ जाए, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। सो वी कैन डिफाइन इट एज the property of a body to restore its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity. अब यहां पर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उस फोर्स से शेप, लेंथ और वॉल्यूम में चेंज आता है और इस फोर्स को हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, कि ये आपके ऑब्जेक्ट की शेप को या लेंथ को या वॉल्यूम को डिफॉर्म कर देती है। That's why we call it as deforming force. अब यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स को हम स्ट्रेस भी कहा करते हैं। स्ट्रेस क्या है? किसी भी यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, that is basically the stress. So we can define it as the force acting on unit area at the surface of a body is called stress. And we can say कि स्ट्रेस और डिफॉर्मिंग फोर्स जो हैं ये आपस में रिलेट करते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो एक यूनिट एरिया में जितनी फोर्स एक्ट कर रही होती है वो हम कहते हैं स्ट्रेस। सो नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड स्ट्रेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज यहां पर आ गई बात फोर्स की, तो फोर्स इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्ट्रेस भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। दैट मींस इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। तो जब भी आप किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और वी कैन से आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी की शेप, लेंथ या वॉल्यूम में चेंज आता है एंड द कंपैरिजन ऑफ चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपको यह बताता है कि आपकी बॉडी में इतना चेंज आ गया है। सो यहां पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हम चेंज लेकर आ रहे हैं शेप, लेंथ और वॉल्यूम में। तो स्ट्रेस अप्लाई करने से जब आपकी बॉडी में शेप, लेंथ या वॉल्यूम में चेंज आ जाए
और कितना चेंज आ जाए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्ट्रेन। यहां पर मैंने बात की तीन चीजों की, शेप, लेंथ और वॉल्यूम। अब अगर तो स्ट्रेस अप्लाई करने से सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है तो फिर आप कहते हैं कि वहां पर टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा तो फिर टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से वॉल्यूम में चेंज आएगा तो फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इस तरह से अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से शेप में चेंज आ जाए तो उसे क्या हम कहते हैं कि वहां पर स्पैटिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। आपकी बुक में सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेन का बताया गया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और स्पैटिक स्ट्रेन का यहां पर नहीं बताया गया। सो वी कैन डिफाइन इट एज अ रेशियो ऑफ सच अ चेंज caused by the stress with the original length, volume or shape is called a strain. So if stress produces a change in the length of an object, then the strain is called tensile strain. तो tensile strain का फॉर्मूला होगा tensile strain is equals to change in length over original length. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं लेंथ की, तो अगर लेट्स सपोज के चेंज इन लेंथ है तो वो भी मीटर्स में होगी, ओरिजिनल लेंथ है तो वो भी मीटर्स में होगी। तो मीटर मीटर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो अल्टीमेटली स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होगा। यस ऑफ कोर्स स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि जिसमें आपसे पूछा जाता है द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, ऑप्शंस आर न्यूटन, मीटर, मीटर क्यूब एंड डी ऑप्शन नो यूनिट। सो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नो यूनिट तो नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई तो यूनिट होगा। सो रिमेंबर कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। नाउ व्हाट इज हुक्स लॉ? एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की शेप, लेंथ, वॉल्यूम में चेंज आता है एंड वी कॉल इट एज स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन डिपेंड कर रहा होता है स्ट्रेस पर। आप स्ट्रेस जितना ज्यादा अप्लाई करते हैं वहां पर उतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस कम अप्लाई करेंगे तो एक बॉडी की शेप, लेंथ और वॉल्यूम में कम चेंज आएगा। आप ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी की शेप, लेंथ और वॉल्यूम में उतना ज्यादा चेंज आएगा। सो आई कैन से दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन यहां पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्ट्रेन दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हुक्स लॉ को यहां पर हम स्टेट करते हैं, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। तो ये लॉ आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि जो स्ट्रेन एक बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है that is directly proportional to the stress applied। कि आप जितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। यहां तक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस लॉ में ये कहा गया है विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, कि एक बॉडी की इलास्टिक लिमिट क्या होती है। लाइक मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने एक बॉल पॉइंट का स्प्रिंग लेना है और उस स्प्रिंग पर आपने स्मॉल फोर्स अप्लाई करनी है। इतनी फोर्स अप्लाई करनी है कि जब आप उसको छोड़ें तो वो स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस को आ जाए। ऑल्दो स्प्रिंग हैज एन इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो जब आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस को आ जाएगा। अब आपने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी है, तो हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपका स्प्रिंग जो है वो कुछ इस शेप का हो जाएगा और यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने पर यह स्प्रिंग वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स कि अब ये स्प्रिंग अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है और अब ये परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है। अब ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। सो दैट मीन्स कि हर ऑब्जेक्ट की एक इलास्टिक लिमिट होती है कि जब आपका स्ट्रेस या आपका जो स्ट्रेन है वो अगर उस लिमिट से एक्सीड कर जाएगा तो वो बॉडी कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी और वो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। अब इस चीज को हम ग्राफ के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं कि मैं कहता हूं कि यहां पर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने एक ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस अप्लाई किया और उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, तो मेरे पास यहां पर ग्राफ जो है इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो गई।
अब मैं ये कहता हूं कि स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट पर इसकी इलास्टिक लिमिट है कि मैंने स्ट्रेस इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। अगर मैंने इससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो वो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपने स्ट्रेस को इस इलास्टिक लिमिट से पहले ही रखता हूं, ताकि जब मैं उसको स्ट्रेस को रिमूव करूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। लेकिन अगर मैं स्ट्रेस यहां पर ज़्यादा अप्लाई करूंगा तो फिर ये बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी और फिर उस रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर वो प्लास्टिसिटी में आ जाएगा। अब आप उस ऑब्जेक्ट पर मजीद फोर्स अप्लाई करते जाएं। जैसा कि मैंने बात की थी स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग पर आप मजीद डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते जाएं कि वो वायर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो मजीद जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, एक वक्त आएगा कि स्प्रिंग बिल्कुल ही टूट जाएगा। दैट मीन्स ब्रेक पॉइंट। तो प्लास्टिसिटी के बाद मजीद स्ट्रेस अप्लाई करने पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसका ब्रेक पॉइंट वहां पर अकर हो जाता है। सो हर ऑब्जेक्ट की एक इलास्टिक लिमिट होती है। अगर वहां तक आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल जो है उसको बियर कर सकेगा और वो छोड़ने पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस को आ जाएगा। सो आई होप आपको इलास्टिक लिमिट का कंसेप्ट यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज यंग्स मॉड्यूलस। सो व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। कि अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए तो हम कहते हैं यह है यंग्स मॉड्यूलस। इसी तरह से अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेन मीन्स के लेंथ में चेंज आ रहा है, अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया और उस मॉड्यूलस को फिर हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। इसी तरह से अगर शेप में चेंज आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं शियर मॉड्यूलस। लेकिन यहां पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ यंग्स मॉड्यूलस को। सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक लॉन्ग बार है जिसकी लेंथ लेट्स सपोज L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू द वेट व्हिच स्ट्रेचेस इट। सो उसकी लेंथ एक्सपैंड हो जाएगी। तो लेट्स सपोज एक्सपैंड होने के बाद मैं कहता हूं कि उसकी लेंथ हो गई L, ओरिजिनल लेंथ थी उसकी L0, तो यहां पर उसकी लेंथ एक्सपैंड होकर हो गई L। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ the ratio of this stress to tensile strain is constant within the elastic limit of the body. So mathematically solve it on whiteboard. So the ratio of stress to tensile strain is Young's modulus. तो हम यहां पर लिखते हैं Young's modulus, and it is the ratio of stress to टेंसाइल स्ट्रेन। अब अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया के, और अब अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ के, एंड चेंज इन लेंथ हम फाइंड करेंगे L माइनस L0 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ L0, एंड L माइनस L0 विच इज द चेंज इन लेंथ डेल्टा L ओवर L0। सो इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूला में। सो यंग्स modulus, that is equal to stress is force over area divided by tensile strain is delta L over L0। so L0 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा F से and divide by area into delta L। so this is the formula of Young's modulus। Young's
मॉडुलस। क्लियर? तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका यूनिट। सो अगर हम यहां पर देखें तो यंग मॉडुलस में फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एल नॉट का यूनिट है मीटर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और डेल्टा एल का यूनिट है मीटर। सो मीटर इस मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर इसका यूनिट रह जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल 7.7. Example number 7.7. A steel wire 1 meter long and cross-sectional area 5 into 10 raised to the power minus 5 meter square is stretched through 1 millimeter by a force of 10,000 Newton. So find the Young's modulus of the wire. So एक steel wire जिसकी length है 1 meter long. Steel wire जिसकी length है 1 मीटर लॉन्ग और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 5 into 10 raised to the power minus 5 मीटर स्क्वायर और वो स्ट्रेच हो जाती है डेल्टा एल विच इज 1 मिलीमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिली की जगह इसका मल्टीप्लायर आ जाएगा 10 raised to the power -3 मीटर और फोर्स है 10,000 Newton. So you have to find Young's modulus. That is equals to question mark. This is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that Young's modulus is equals to F into L naught or area into delta L. Just we have to put the values in it. So F is 10,000 into L naught is 1 meter divided by area is 5 into 10 raised to the power -5 and delta L change in length is 1 into 10 raised to the power -3. I just have to solve it by using calculator and you got the final answer which is 2 into 10 raised to the power 11 Newton per meter square. This is the answer of Young's modulus of steel, which is 2 into 10 raised to the power 11 Newton per meter square. And one thing remember कि pressure का unit भी होता है Newton per meter square and we can also call it as Pascal. Stress का unit भी है Newton per meter square और Young modulus का भी unit है Newton per meter square. I hope ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इस टॉपिक में बोर्ड में बहुत से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आया करते हैं। सो बहुत अच्छे से याद कीजिएगा इन टॉपिक्स को, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।